वंस अगेन वेलकम टू आरजेल इंग्लिश क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th और 12th का जो कि VBI इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वो है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। क्लास 1 में हम सारा चीज़ बता दिए थे और ये क्लास 2 है आपका, ठीक है। इसमें जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका ये है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में ऑर्डर का वाक्य रहेगा, एडवाइस रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है वो आपको हम बताएंगे, ओके। और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है ये आपका। तो चलिए पढ़ते हैं इसको हम। देखिए, समझिएगा इनको ज़रा सा। कहता है क्या कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में रहे, प्रेजेंट में रहे या फ्यूचर टेंस में रहे, ओके। प्रेजेंट में देखिएगा यहाँ पे ई छूट गया है, तो आप इसको थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रेजेंट या फ्यूचर में हो और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य किस में रहे, इम्परेटिव सेंटेंस में, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे। अधिकांशतः आपको जो पूछता है ना वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहता है और प्रायः इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम दोनों चीज़ देख लेते हैं जिससे कि आपको मतलब आप इसका डीप नॉलेज भी ले लीजिए। जैसे कि से या से टू बराबर हम क्या लगा सकते हैं। अगर वाक्य ऑर्डर करें, सबसे पहली बात इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस होता है ऐसा वाक्य द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ओके, कमांड और क्या वार्न इट से, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें कि ऑर्डर रहे, एडवाइस रहे, रिक्वेस्ट रहे, कमांड रहे, एक्सेट्रा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो से रहे या से टू रहे, चूँकि ये प्रेजेंट का है इसीलिए हमको से में टेल लगा देंगे, एस है इसमें तो टेल में एस लगा देंगे, या फिर हम आस्क लगा सकते हैं, या फिर सेज रहे तो आस्क लगा सकते हैं। अगर वाक्य में से या से टू रहे तो ऑर्डर भी लगा सकते हैं, अगर एस रहे तो ऑर्डर्स लगा सकते हैं। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर ऑर्डर का वाक्य रहे तो 3 कंडीशन में बन सकता है ये। टेल से बनेगा, आस्क से बनेगा और ऑर्डर से बनेगा। एडवाइस का रहे तो एक ही रहेगा, या तो एडवाइस रहेगा, अगर इसमें एस रहा तो एडवाइस एस रहेगा, ओके। रिक्वेस्ट का रहेगा तो ये भी 2 कंडीशन में बनेगा, या तो रिक्वेस्ट लगाएंगे या फिर रिक्वेस्ट लगाएंगे, एस लगा देंगे अगर एस वाला पूछेगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है आपका, कोमा और इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या इस्तेमाल करेंगे, ओनली टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, 3rd नंबर पर पढ़िए, एकदम इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है VBI जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आप अवश्य लगा दें, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन कहता है क्या, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा लेकिन अपने मन से आपको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, किसमें, इनडायरेक्ट बनाते समय। उसके बाद अगर आपके वाक्य में प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, इस सबको हटा देंगे हम। टेंस को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे हम, हालांकि इसमें सब्जेक्ट आता नहीं है, ठीक है ना। सब्जेक्ट हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट को ये शो कर दिया और उसके बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है, ठीक है। चूँकि ये प्रेजेंट और फ्यूचर का है इसलिए पहले भी पढ़े थे हम, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर ये पास्ट रहेगा तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बाकी नियम पहले के अनुसार चलेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन डज नॉट चेंज, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं फॉर्मूला इसी से रिलेटेड। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस रहे, इसीलिए अब जो है ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आपके दोनों तरफ को देखना पड़ेगा, रिपोर्टिंग वर्ब को भी देखना पड़ेगा और रिपोर्टेड स्पीच को भी देखना पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब 3 कंडीशन में हो सकता है, या तो वो प्रेजेंट होगा, या तो वो पास्ट होगा, या फिर फ्यूचर होगा, ठीक है। प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों मिल गया, पास्ट अकेला आ गया। तो पास्ट में रहे और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस का हो, तब ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, सेट या सेट टू बराबर क्या लगा देंगे हम, ऑर्डर का ऑर्डर कर सकते हैं, उसके बाद टोल्ड कर सकते हैं, ओके। उसके बाद क्या आती है, देखिए ऑर्डर का हम क्या कर देंगे, ऑर्डर कर देंगे, ओके। उसके बाद है आपका 3 कंडीशन बनेगा इसमें भी, ऑर्डर्ड, टोल्ड, आस्क्ड। चूँकि इसमें क्या आ गया आपका, पास्ट आ गया। रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो रिक्वेस्ट में ईडी लगा दीजिए, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। एडवाइस की बात करते हैं, एडवाइस में ईडी लगा दीजिए, एडवाइस्ड हो जाएगा। कमांड की बात करते हैं तो कमांडेड हो जाएगा। फिर वही देखिए, कोमा और इन्वर्टेड कोमा बराबर टू,
आ गया ना। बाकी नियम पहले के अनुसार चलेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि यदि सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब आ जाए तो ऐसी कंडीशन में हम टेंस को परिवर्तन कर देंगे। यानी कि सब्जेक्ट आना अनिवार्य है। अगर कोई वर्ब आ रहा है तो उसके पहले अगर सब्जेक्ट आ जाए तो हम पहले ही बता चुके हैं, रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ओके, चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आपका सी सेड डू दिस वर्क, ठीक है ना। कहता है क्या, सी सेड डू दिस वर्क। इसमें सबसे पहली बात सेड है आपका पास्ट टेंस का है और इसमें डू दिस वर्क। अब एक चीज़ हम बताते हैं आपको, इम्परेटिव सेंटेंस का जो जब भी वाक्य शुरू होता है वो किससे शुरू होता है, V1 से। चूँकि क्या है, सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है, ठीक है। ये V1 से, अधिकांशतः V1 से शुरू होगा। अगर ऑलवेज आ जाए तो पहले आ जाएगा, डोंट आ जाए तो पहले आ जाएगा, नेवर आ जाए तो पहले आएगा। यह बात समझ लीजिए, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, छिपा हुआ रहता है, ठीक। हमको पता चल गया ये पास्ट टेंस का है और ये आपका क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस का है, डू से शुरू हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में डू दिस वर्क, ऐसे सेंटेंस से क्या मतलब बोध हो रहा है, यानी कि ये ऑर्डर दे रहा है कि इस काम को करो। जब ऑर्डर दे रहा है तो हम आपको कितना कंडीशन बताए थे। ऑर्डर में देखिए पास्ट का है, ऑर्डर में देखिए आप या तो आप ऑर्डर लगा सकते हैं या फिर आप टोल्ड लगा सकते हैं या फिर आप आस्क लगा सकते हैं, ठीक है। तीन में से कोई एक लगा सकते हैं। चलिए इसका सॉल्व करते हैं हम। सी का सी रखेंगे, सेड बराबर टोल्ड लगा सकते हैं, आस्क लगा सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब आपको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, इसलिए तो वहाँ पे लिखा गया है ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, आपको अपने मन से ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा के बराबर क्या दिए हैं, टू। बाकी डू का डू देंगे। देखिए टेंस परिवर्तन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट तो है ही नहीं, लेकिन दिस को हम परिवर्तन कर देंगे, किस में, दैट में कर देंगे और वर्क का क्या हो जाएगा, वर्क हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका क्या एग्जाम्पल कहता है, ही सेड डू एज आई से। कहता है क्या, ये आपका पास्ट टेंस हो गया, ये आपका पास्ट टेंस हो गया ना। तो ये पास्ट टेंस हो गया तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि इसका अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब आया होगा तो टेंस परिवर्तन कर देंगे हम। ऐसे भी कहता है क्या, डू करो एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ। ये हमको ऑर्डर दे रहा है। तो ऑर्डर वाला केसेस में तीन हो सकता है, या तो हम सेड बराबर टोल्ड लगा सकते हैं या फिर आस्क लगा सकते हैं या फिर ऑर्डर लगा सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक ठाक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम जान करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम छोड़ दिए हैं। क्या ये वाक्य सही है, बिल्कुल गलत है ये वाक्य। इसलिए हम लिखाए यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे डायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट बनाते समय आपको अपने मन से कोई ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, मी मान लेंगे। ओके, उसके बाद कोमा और इन्वर्टेड कोमा बराबर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। उसके बाद डू का डू रखेंगे, एज का एज रहने देंगे। अच्छा ये बताइए आई कौन सा पर्सन है, तो आपको पता है कि आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में आपका क्या है, ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका ही। चूँकि आई के साथ V1 लगा हुआ है से, तो आपको पता है V1 और V5 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, V2 होता है। इसीलिए हम यहाँ पे सेट कर दिए, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम सेज, इसको देखिए ध्यान से देखिएगा, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ से हमको ऑर्डर का बोध करा रहा है, लेकिन अब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य आपका तो ऑर्डर तो हो गया। अब रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में है, प्रेजेंट में है। इसका मतलब टेंस परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या क्या हो सकता है, राम का राम लिखेंगे, से में एस लगा है, तो हम ये ऑर्डर का वाक्य हम तीन तरह से बना सकते हैं। या तो टेंस लगा सकते हैं या फिर हम आस्क में एस लगा सकते हैं, चूँकि क्वेश्चन में एस लगा हुआ है। ऑर्डर में एस लगा सकते हैं, लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप ऑब्जेक्ट को उतार दीजिए। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो उसके बदले में क्या लाएंगे, टू लाएंगे। बाकी जो बचा हुआ है ब्रिंग लगा दीजिए, ए का ए, ग्लास का ग्लास, ऑफ का ऑफ, वाटर का वाटर। ये आपका बन के तैयार हो गया। कुछ एग्जाम्पल और से लेंगे, तो अब आगे देखते हैं, ठीक है। इसको देखिए, अब क्या कह रहा है ये कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस का हो, ठीक, और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य या तो डोंट से शुरू हो या फिर नेवर से हो। इसका मतलब है निगेटिव इम्परेटिव का बोध करा रहा है। ये इम्परेटिव में भी है तो निगेटिव में है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, सेड या सेड टू बराबर टोल्ड लगाएंगे या फिर आस्क्ड लगाएंगे, ठीक है।
कोमा इन्वर्टेड कोमा बराबर क्या लिखेंगे हम, नॉट टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि अगर हम टोल्ड और आस्क ना लगाए और ऐसे वाक्य में हम क्या लगा दिए, फॉरबेड लगा दिए, फॉरबेड लगा दिए, तो देखिए हम यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कोमा बराबर क्या यूज़ कर रहे हैं, टू। तो आपको यहाँ जानना पड़ेगा, अगर आपको टोल्ड और आस्क्ड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉट टू लगेगा, और अगर आप फॉरबेड लगा दिए हैं तो यहाँ से नॉट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, टू। बस इतना सा ही अंतर है, बाकी नियम पहले के अनुसार चलेगा, जैसे आप पहले की तरह पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, सी सेड टू मी, ठीक है, ये आपका किस में चला गया, पास्ट में चला गया। अब ये वाक्य किससे शुरू हुआ है, डोंट से, ठीक है, डोंट डिस्टर्ब मी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये डोंट से वाक्य शुरू हुआ, नेवर से शुरू हुआ। इसमें देखिएगा ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ऐसे होना चाहिए, आई डोंट, यू डोंट, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट नहीं है तो ये इंपरेटिव सेंटेंस का है। तो देखिए क्या करेंगे, हम सी का सी लिखेंगे, सेड टू बराबर या तो हम टोल्ड लिख सकते हैं या फिर हम आस्क लिख सकते हैं। मी का मी लगा दिए, कोमा और इन्वर्टेड कोमा बराबर नॉट टू लगाए। ठीक है, उसके बाद डिस्टर्ब का डिस्टर्ब, मी किससे बना है, आई से। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में आपका क्या है, सी। आई से मी बना तो सी से क्या बनेगा, हर बनेगा, ये आपका हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, सी सेड डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है, सी का सी लिखे, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट दे दिए थे आपको, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम छिपा लिए, और यहाँ पे क्या हो गया, टोल्ड का इस्तेमाल किए थे, यहाँ पे अब हम फॉरबेड का इस्तेमाल किए। टोल्ड का इस्तेमाल किए थे तो नॉट टू लगाए, और अगर फॉरबेड का इस्तेमाल किए तो केवल टू लगाए। बस इतना सा आपको जानना है। अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको अपने मन से ऑब्जेक्ट लगा लेना है, बाकी सेम चीज़ रहेगा। डिस्टर्ब का डिस्टर्ब लिखे, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में आपका सी है तो आई से मी बना, सी से हर बन गया। ठीक है, तो आप एक चीज़ जान गए ना, टोल्ड और आस्क्ड रहेगा तो नॉट टू का प्रयोग करेंगे, अगर हम फॉरवर्ड का इस्तेमाल कर दिए तो केवल टू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कहता है डोंट प्ले इन द सन माई फादर सेड। अब क्या किए हम इसको हम पलट दिए। ठीक है ना, आपका अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, उलट के आए या किसी भी तरह से आए, तो आपका जो है ना रिपोर्टिंग वर्ब से ही बनाना है आपको। माई फादर सेड इधर आ गया तो आप इसको सीधा कर लीजिए अपने मन में। तो माई फादर हम यहाँ पे फॉरवर्ड का इस्तेमाल किए, चूँकि हमारा डोंट से शुरू हुआ है। अगर फॉरवर्ड से शुरू किए तो सब कुछ सेम सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, टू आ गया। और यही चीज़ हम यहाँ पे टोल्ड का इस्तेमाल किए तो यहाँ पे क्या आ गया, नॉट टू आ गया। बाकी सब में क्या चलेगा, आपका सेम चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका, ही सेड राम, उसके बाद कोमा, नेवर चीट योर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं है, ये एड्रेसिंग है। ठीक है ना, ये एड्रेसिंग है, यानी कि किसी को संबोधित कर रहा है। वो कहता है कि राम अपने पेरेंट्स को मत ठगो। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का नेवर से वाक्य शुरू हुआ है। ठीक है, और ये राम जो है ना, ये ऑब्जेक्ट के रूप में इसको रख लेंगे, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वर्ड एड्रेसिंग आता है, ठीक है ना, नाम के रूप में, तो हम उसको क्या करेंगे, उसका इंडायरेक्ट बनाते समय उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे हम। ठीक है, देखते हैं, ही का ही लिखेंगे, उसके बाद सेड बराबर क्या लिखे, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जैसे ही लिखे तो यहाँ पे क्या आ गया, टू, लेकिन अगर हम उसके जगह पे टोल्ड लगा देते तो यहाँ पे क्या आ गया, नॉट टू। बाकी राम को ऑब्जेक्ट बनाए, ये भी राम को ऑब्जेक्ट बनाया। चीट का चीट, योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्या माना है, राम को। क्या यहाँ पे माई हो सकता है, आप देखिए नहीं हो सकता है। ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पे कुछ कुछ जान करके गलत लिखते हैं ताकि आप इसको देखिए और समझिए। यहाँ पे भी माई किए हैं, यहाँ पे माई बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यू आपका क्या है, सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में आपका क्या है, ऑब्जेक्ट में आपका राम है, इसी के अनुसार बदलाएगा। और राम किस ग्रुप में आता है, ही ग्रुप में आता है, इसीलिए माई यहाँ से हटेगा और ही से क्या बन जाएगा, हीज बन जाएगा। यहाँ से भी माई हटेगा और ही से क्या बन जाएगा, हीज बन जाएगा। ओके, ये आपका बन गया, तैयार हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इम्परेटिव का और एक सेंटेंस है जिसमें देखिए क्या दिया गया है, पास्ट टेंस का रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक ठाक है। अब इम्फैटिक, इम्फैटिक EMPHATIC, ठीक है ना, ये इम्फैटिक होगा, सॉरी वहाँ पे गलत लिखा गया, इम्फैटिक यानी कि जोरदार, जोरदार कथन वाला वाक्य रहेगा।
और वो भी कैसे रहेगा, इम्परेटिव सेंटेंस में। तो इसको हम जानेंगे कैसे कि ये इम्फेटिक है। तो इसके साथ जो है ना डू और प्लस में V1 आएगा। हम इसी से जान लेंगे कि ये इम्फेटिक है और इम्परेटिव सेंटेंस का है। तब ऐसी कंडीशन में सेड या सेड टू बराबर क्या हो जाएगा, या तो आस्क्ड होगा या फिर रिक्वेस्टेड होगा। समझिएगा इसको कि अगर आपका वाक्य डू के साथ V1 आ जाए, ठीक है, ऐसी कंडीशन में सेड या सेड टू बराबर आस्क्ड हो जाएगा या फिर रिक्वेस्टेड हो जाएगा। उसके बाद कोमा और इन्वर्टेड कोमा बराबर क्या रहेगा, टू। आप देख रहे हैं ना इम्परेटिव सेंटेंस में कोमा और इन्वर्टेड कोमा बराबर टू ही हो रहा है। डू प्लस V1 से डू को क्या करेंगे, हटा देंगे, और उसके बाद बाकी नियम पहले की तरह चलेगा। अब इसका कुछ एग्जाम्पल लीजिए। देखिए, सी सेड टू मी डू कम आ गया ना, डू भी आया है आपका, अब प्लस में V1 कम भी आया है, तो इसका मतलब ये इम्पैटिक सेंटेंस है। आप इसको बनाइए, सी का सी हो गया, आस्क्ड या रिक्वेस्टेड हो जाएगा सेड टू बराबर, उसके बाद मी का मी हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बराबर टू, डू प्लस V1 से डू को हटाएंगे, ठीक है ना, बचा क्या आपका V1, V1 में क्या बचा, कम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कम, और टुमारो को बदलना है, जो बदल सकते हैं उसको बदलना ही है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। और जो बताएं आपको टुडे का नेक्स्ट डे होता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर या फिर आपका लास्ट, ये सब हम बता चुके हैं ऑलरेडी। दिस का दैट, दिज का दोज, ये सब आपका होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करते चले जाएंगे। ओके, इसको देखिए आप, यहाँ पे डू और प्लस में V1 था, ठीक है, लेकिन यहाँ का वाक्य देखिए क्या कहता है, डू अब प्लस में दिस वर्क, यानी कि V1 नहीं आया, इसका मतलब ये इम्फेटिक सेंटेंस नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए डू लिखा हुआ है और फिर सिंग आपका V1 आया, ये इम्फेटिक सेंटेंस है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन इम्फेटिक है कौन इम्फेटिक नहीं है। हम बता दिए इम्फेटिक कैसे होगा, डू तो रहेगा लेकिन इसके साथ अगर V1 आ गया तो वो इम्फेटिक हो जाएगा। अगर डू के साथ कोई वर्ब नहीं आता है, वर्ब नहीं आता और कुछ आ जाता है, वर्ब नहीं आएगा, तो ऐसी कंडीशन में वो इम्फेटिक नहीं होगा। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वो ऑर्डर दे रहा है। ही सेड टू मी डू दिस वर्क, तो सीधा सीधा बनाएंगे, ये ऑर्डर का वाक्य है, ही ऑर्डर्ड मी, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा बराबर टू, डू को रहने देंगे, दैट वर्क, दिस का क्या कर दिए, दैट कर दिए। यहाँ से डू हटा दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डू के साथ क्या था, V1 था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू अस डू सिंग, अब डू भी आ गया है और प्लस में क्या आ गया है, V1 भी आ गया है, ये आपका इम्फेटिक हो गया। इम्फेटिक हो गया तो कैसे बताएंगे हम, सेड या सेड टू बराबर क्या लिखेंगे, आस्क्ड, उसके बाद अस का अस लिख देंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा बराबर टू लिख देंगे, डू प्लस V1 से डू को हटा दीजिए, तो इसको हम हटा देते हैं, बचा क्या आपका सिंग, इट थर्ड पर्सन नो चेंज, अगेन का अगेन, बन गया ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आपका क्या है, सीता सेड टू राम डू हैव ए कप ऑफ टी। अब देखिए यहाँ पे आपका डू भी है, अब प्लस में हैव भी आ गया। अब ये हैव आपका V1 है यहाँ पे, ठीक है ना, हम बताए भी है, हैव V1 हो गया, इसका V2 क्या होता है, हैड, V3 क्या होता है, हैड, V4 क्या होता है, हैविंग, और V5 क्या होता है, हैज। तो डू प्लस V1 ये आ चुका है, तो ये इम्फेटिक है। इम्फेटिक है तो आप आस्क्ड लगाइए या फिर रिक्वेस्टेड लगाइए, फिर राम का राम हो जाएगा, टू का टू लिखे, डू प्लस हैव में डू को हटा देंगे, तो डू को यहाँ से हटा देंगे, बाकी क्या बचा, हैव ए कप ऑफ टी। ओके, अब आपको बनाना है तो देख लीजिए, यहाँ पे कुछ होमवर्क है, बुक से ही लिए हैं तो आप बना सकते हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए हम इसको बनाते हैं, ही सेड टू हर प्लीज, प्लीज वाला वाक्य आ गया ना, तो प्लीज वाला वाक्य आ गया तो प्लीज वाला वाक्य किस में रहता है, तो रिक्वेस्ट में रहता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ही, उसके बाद रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हर, ही रिक्वेस्टेड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बराबर टू, प्लीज को हम हटा देंगे, उसके बाद हेल्प का हेल्प लिखेंगे, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में क्या है, ही है, आई से मी बना तो ही से क्या बनेगा, हिम। आप ऐसे करके बना सकते हैं। ये आपका एक्सरसाइज है, हम लिख दिए हैं, प्लीज और काइंडली को क्या करेंगे, हम हटा देंगे चूँकि रिक्वेस्टेड वाला वाक्य है। बाकी सब आप देखिए सेम सेम जा रहा है सब कुछ, इसको पढ़िएगा तो समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके,
और कुछ पूछना है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है ना। जहाँ पे त्रुटि होगा वहाँ पे हम अपना त्रुटि सुधारने का प्रयास करेंगे। ओके, और ये आपको PDF बहुत जल्दी चला जाएगा। आप इसको कॉपी में लेकर के एक बार कम से कम लिख लिया कीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपको समझने में परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट एक बार फिर से बोल रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा जैसा आपको लगे।